नमस्कार। शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना और फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और ये शो दिखाने का हमारा मकसद, ये प्रोग्राम दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आपके सूबे के मुख्यमंत्री आपसे जुड़ पाएं, आपके प्रदेश के मुखिया आपके साथ सीधा सरोकार कर पाएं और साथ ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके राज्य के सीएम दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या सौगातें उन्होंने दी हैं, इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं। ये बताने की हमारी कोशिश रहती है और साथ ही आपके राज्य के आसपास के राज्यों में भी क्या कुछ चल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बताएं। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में शुरुआत हम करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। तो दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समय बहुत बलवान होता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। बहुत सरकारी और सरकार आई और चली गई। हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में एलजी हमारा हो, उस दौरान दिल्ली में सरकार में किसी की भी सरकार हो, लेकिन हमारा एलजी ऐसे काम नहीं करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टीचर्स को फिनलैंड भेजे जाने से रोक पर बयान दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम 30 टीचर्स को विदेश भेजना चाहते हैं। जब हमारे शिक्षा मंत्री ने कह दिया है तो हम भेज देंगे, लेकिन एलजी ने 2 बार आपत्ति क्यों जताई है? लोगों में जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनको हर्षिता और पुलकित से अलग नहीं समझता, उनको मैं अपना बच्चा समझता हूं। उनको मैं अपना बच्चा समझता हूं। तो जितनी अच्छी शिक्षा मैंने हर्षिता और पुलकित को दी है, उतनी अच्छी शिक्षा मैं दिल्ली के एक एक बच्चे को देना चाहता हूं। ये मेरा मकसद है और उसी मकसद से हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो देश का भविष्य बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने शिक्षा पे इतना खर्चा भी किया, इतने अच्छे अच्छे शानदार स्कूल बनाए। जो सबसे ज्यादा आज स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। शायद 75 साल, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स का है और उनको मोटिवेट करने के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने उनको पूरी दुनिया में बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाई है। हमने बहुत सारे टीचर्स को विदेश भेजा, बहुत सारे टीचर्स को आईएम्स में भेजा, बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। 1000 से ज्यादा टीचर्स, प्रिंसिपल्स को हम विदेशों में अभी तक ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब 30 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे तो हमारी चुनी हुई सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो बस ये फाइनल होना चाहिए। यही तो जनतंत्र है। और जनतंत्र क्या है? अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने जाऊंगा, भेजना चाहता हूं, बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है। सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा। तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया। जब 2 बार ऑब्जेक्शन लगाया, अब तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। एक बाबू क्या करता है? आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो, लाइसेंस बनाने वाला मना थोड़ी करता है, वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, फिर आप दलाल को पकड़ते हो। वो दलाल कहता है इतने पैसे दे दो, बाबू को अंदर पैसे दे दूंगा और वो अब फाइल क्लियर कर देगा। तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है। फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते।
तो दिल्ली के बाद अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में बढ़िया प्रदर्शन किया है। पहले मंत्री की प्रगति रिपोर्ट उनके सचिव दिया करते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में खुद मंत्री अपनी प्रगति रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे साफ है कि मंत्री ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं। साथ ही वहीं पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पेपर लीक मामले में कोई भी अधिकारी और नेता शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरे मामले का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए कहा कि हमारी उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए विपक्ष बार बार नेताओं और अधिकारियों के नाम दे रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। हम लगातार अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार ने पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्यवाही की है, जबकि बीजेपी शासित राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पेपर लीक माफियाओं पर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। 4 साल की उपलब्धियां क्या क्या है, जो वादे किए थे हम लोगों ने जन घोषणा पत्र के अंदर, और जो बजट पेश किए थे, तो एक ये भावना थी कि हम लोग एक बार रिव्यू करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ हमने उपलब्धि हासिल की है, कहाँ कमी रही है। मुझे खुशी है कहते हुए कि अधिकांश मंत्रियों ने सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी है, मंत्रालय की भी, खुद की भी। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये प्रयास किया गया कि जो बजट घोषणाएं थी वो कैसे पूरी हुई है। किस प्रकार जन घोषणा पत्र का अधिकांश जो है हिस्सा वो कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फेक्शन हम लोगों को है। ओवरऑल जो 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 विभाग हैं अलग अलग, और जो मुख्य कानून व्यवस्था की बात है, पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं, भाई क्या हो रहा है। जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। तो जहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं, और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर। इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है, यही तो कर सकती है। सरकार नौकरी दे रही 3 लाख से ज्यादा। ये विपक्ष के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस सरकार जो दे रही है, इतनी 1,35,000 नौकरी लग चुकी है, 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख नौकरी और लगेगी। वो चाहते हैं ये श्रेय क्यों मिले कांग्रेस पार्टी को, सरकार को क्यों मिले। जानबूझ करके जो पेपर लीक हुए हैं, ये नहीं देखते यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये नहीं देखते हैं। यहाँ कार्रवाई हुई है, लोगों को जेल भेजा गया, कहीं जेल नहीं भेजा गया। यहाँ सब कुछ कर दिया, कानून बना दिया, जेल भेज दिया, मकान गिरा दिए, बर्खास्त कर दिया लोगों को, सब कुछ कर दिया। पर हमारी जो उपलब्धि बहुत बड़ी है कि 3.5 लाख के आसपास नौकरी लग रही है। उस उपलब्धि को कैसे जनता के बीच में से नहीं मिले सरकार को, इसलिए विपक्ष के लोग जो हैं जानबूझ करके ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार गुमराह कर लोगों को, झूठे आरोप लगाने लोगों पर, झूठे नाम ले रहे हैं कि अधिकारियों के, नेताओं के। ये इनके षड्यंत्र है। ये बुखलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुखलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। राजस्थान के बाद अब बात बिहार की, जहां रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद के बयान को लेकर के अब जेडीयू और आरजेडी के बीच
खींचता नजर आ रही है। यहाँ आरजेडी के शिक्षा मंत्री के साथ तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता शिक्षा मंत्री के बयान से असहज महसूस कर रहे हैं। मामले में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि समाधान यात्रा के दौरान अरवल पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग जिस ढंग से धर्म का पालन करते हैं वो पालन करें, उनको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, जिसको मन करे वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसी भी धार्मिक विशेष धर्म विशेष ग्रंथ के ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अरवल के विकास कार्यों को लेकर के कहा गया कि यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, जो भी काम रुके हुए हैं वो भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से तेजी से किया जा रहा है। कोई विवाद नहीं करना चाहिए और आप जानते हैं कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, हम तो देख ही रहे काम हो रहा, सबसे बात करी रहे। अब कहीं कोई चीज की कमी है उसके बारे में बता रही है, मतलब स्कूल नहीं है उसके बारे में बता रही है, किसी भी चीज के बारे में बता ही रही है बहुत अच्छे ढंग से। और जीविका दीदियों को भी देखिए, अब बाकी लोगों से भी पूछिए, जो एक तो हर घर नल का जल भी हो गया और गली या नाली का भी निर्माण हो गया। अब रात में भी सबको देख रहे हैं ना, सोलर लाइट भी, स्ट्रीट लाइट भी बन रहा है, इतना तेजी से काम हो रहा है। तो ये सब तो देख ही रहे। पेयजल का तो है ही, हर घर नल का जल तो है ही, वो तो पहले ही से था। ये इधर हाल में शुरू कराए हैं तो शुरू हो रहा है, लेकिन हमको ये देखना है ना कि अब जितना हुआ वो तो हुआ, आगे और क्या करना चाहिए। हम समूचे बिहार में घूम रहे हैं, मेरा मकसद वही है कि जितना हमारे दिमाग में पहले घूम रहे थे, आइडिया था, करा रहे और आगे के लिए भी तय कर लिए, लेकिन इसके आगे भी और क्या करना चाहिए जिसमें लोगों का और ज्यादा विकास हो। नल के जल में जगह समस्याएं होती हैं, हाँ वो तो मालूम है, इसलिए हम घूम रहे हैं। नल के जल में जो समस्या, उस समस्या को दूर करना है। अब वो जो मान लीजिए जिसको दे दिया गया, दो हिस्सा में न बांटा गया, पंचायत वाले में उसको जो दिया गया, तो मान लीजिए वहाँ पर चुनाव अलग हो गया तो उसी में आ रहा है आपका कि वहाँ पर नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने कह दिया है कि इसको देख लीजिए हर हालत में, उसको तो पंचायत को देखना है, उनके माध्यम से किया गया है। लेकिन अगर पहले वाला कोई था वो अगर अपनी जगह पर बनाया तो उसकी जगह को लीजिए जिस प्रकार से भी करना हो। तो ये सब बात हो रही है। सर आपने जब घूम रहे थे तब पता न चला सर आप कि जहाँ पर था तो वहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, तो अच्छा ना हुआ। अगर नहीं घूमते तो बताता नहीं, तो इसीलिए मीटिंग करते हैं ना। जब यहाँ से लौट के जाते हैं तो अब आप जानते ही हैं उसी समय अधिकारियों के साथ बैठक होती है और कोई खास बात होता है तो संबंधित विभागों को भी हम लोग कहते हैं कि इसको करिए। लेकिन ये सब कर लेंगे तब तो एक बार बहुत ही हर विषय पर डिटेल करेंगे, सारे जिलों को जोड़ करके, तो आगे करेंगे। अभी तो सबको कही रहे काम कर। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना में कई जगहों पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल तेजस्वी यादव पटना नगर निगम की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए नगर निगम और विभाग बिहार में जितने हमारे कार्य क्षेत्र हैं वहाँ स्वच्छता रखने का काम कर रही है। 26 जनवरी से पहले ऐसे जगहों को साफ कर दिया जाएगा। दरअसल तेजस्वी यादव पटना नगर निगम की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पटना को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा हमारा शहर हो, इसको लेकर के विभाग और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटना ने एक अभियान शुरू किया, जहां लगभग 630 जहां कूड़ा रखा रहता था उनको जो है वहां से साफ सफाई करवा करके हटा करके, आपने देखा होगा ये जहां आज हम लोग खड़े हैं, एक पॉइंट वो है उसमें से, तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम हुआ है। और पटना नगर निगम ने और जो अपने प्रधान सचिव हैं
लोग लगे हुए हैं, पटना कमिश्नर, नगर आयुक्त जो है वो लोग लगे हुए हैं कि पूरे बिहार में हम लोग जो है हर जगह जहाँ भी हमारा कार्य क्षेत्र रहे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा हम लोग रखने का काम करें। चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, तो उस हिसाब से आज लगभग जो है 26 जनवरी तक, क्योंकि 630 में से लगभग अब 40 या 50 ही बचे हैं ऐसी जगह स्थल, और कोशिश है कि 26 जनवरी से पहले उन जगहों को भी हम लोग साफ़ सुथरा कर लें। तो एक अच्छा अभियान है, और साफ़ सफाई को लेकर के, क्योंकि कितना भी साफ़ सफाई विभाग करे, लेकिन जब तक लोगों के बीच जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग खुद से पहल नहीं करेंगे, तब तक जो है पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिलती है। तो हम तो लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने अपने शहरों में जो है साफ़ सफाई जो है वो किया करें। साफ़ सफाई होने से बीमारियां जो है वो भी कम होती हैं, क्योंकि जितना गंदा कचरा रहता है उससे कई जगह जो है बीमारी और इन्फेक्शन का डर बना रहता है। तो खुद को भी स्वस्थ रखें और शहर को भी साफ़ सफाई करके स्वस्थ रखने का काम करें। और पटना के साफ़ सफाई को लेकर के पिछले बार से इस बार जो है रैंकिंग में भी अभी बेहतरी हुई है। तो हम लोगों की कोशिश है कि पूरी तरीके से आने वाले समय में जो वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उन सब चीज़ों पे काम विभाग जो है कर रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर हम लोग सब लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और अब बात पंजाब की, जहां पर भगवंत मान सरकार ने फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी। मुख्यमंत्री मान ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी किया है। साथ ही पंजाब सरकार ने फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी पंजाब का वातावरण और आबो हवा खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं भविष्य में भी अगर किसी फैक्ट्री को लेकर के इस तरह की शिकायत आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि आजकल शराब फैक्ट्री के नज़दीक तकरीबन 40 गांव के ग्रामीण और किसान संगठन फैक्ट्री की वजह से ग्राउंड वाटर प्रदूषित होने की बात कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में भगवंत मान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, सुनिएगा। ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।